हिंदी की खड़ी बोली कविता के आरंभ करता हूँ मैं। श्रीधर पाठक अग्रणी हैं। उनके बाद खड़ी बोली में सरस और सुमधुर रचनाएं प्रस्तुत करने का श्रेय हरिओद को ही जाता है। उन्होंने खड़ी बोली के अनेक रूप अपनाए। शुरुआत में मुहावरेदार, सरल, सुबोध और तद्भव शब्दावली की खड़ी बोली कविताओं की रचना की, जो इनके बोलचाल, चुभते चौपदे और चौखे चौपदे नामक ग्रंथों में संकलित है। दूसरे, इन्होंने सरल तत्सम शब्दावली में खड़ी बोली की कविताएं की, जिन्हें पद्य प्रसून, फूल पत्ते, कल्पलता आदि काव्य संग्रहों एवं वैदेही वनवास नामक महाकाव्य में देखा जा सकता है। तीसरा, इन्होंने संस्कृत की समासांत पदावली युक्त क्लिष्ट खड़ी बोली में भी कुछ रचनाएं लिखी, जिसे प्रिय प्रवास एवं पारिजात नामक महाकाव्यों में देखा जा सकता है। इस प्रकार कविवर हरिओद ने सरल से सरल और जटिल से जटिल पदावली का प्रयोग करते हुए खड़ी बोली कविता के विविध रूप प्रस्तुत किए। अपने इन प्रयोगों द्वारा खड़ी बोली के आगामी कवियों का पथ प्रदर्शन भी किया। उन्होंने अपने इस प्रयास से सजीव, मार्मिक व सरस खड़ी बोली में कविता करके तत्कालीन कवियों की प्रवृत्ति का परिष्कार किया और अभी तक उनकी जो रुचि ब्रजभाषा में बनी हुई थी, उसे दूर करते खड़ी बोली की ओर अधिकांश कवियों को प्रवृत्त किया। कवि हरिओद का भाषा पर असाधारण अधिकार था। उन्होंने स्वदेश प्रेम, समाज सुधार, प्रकृति प्रेम आदि विषयों को अपनाकर खड़ी बोली में सबसे पहले अत्यंत सरस और मधुर कविताएं रची। इन्होंने ही खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास भी लिखा। यद्यपि इनकी कविताओं में लाक्षणिकता, सरसता एवं उक्ति वैचित्र की अधिकता नहीं है, बावजूद इसका ओज, व्यंग और भाव प्रेषणीयता जैसे गुण विद्यमान हैं। आपकी सभी कविताएं जिंदादिली, ईमानदारी, लगन और अटूट साधना से ओतप्रोत हैं। इसी कारण हरिओद खड़ी बोली कविता के प्रथम प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं और खड़ी बोली की काव्यधारा के में मूर्धन्य स्थान के अधिकारी हैं। अब हम हरिओद की साहित्य साधना पर दृष्टि डालें। उन्होंने विद्यार्थी जीवन में ही कबीर की साखियों पर कुछ कुंडलियाँ लिखकर तत्कालीन सहृदयों को चमत्कृत कर दिया था। बाद में उत्तरोत्तर काव्य के क्षेत्र में अग्रसर होते चले और कुछ ही समय में इन्होंने काव्य ग्रंथों का निर्माण कर डाला, जिनमें कबीर कुंडल, श्री कृष्ण शतक, प्रेमांबु वारिधि, प्रेमांबु प्रवाह, प्रेमांबु प्रस्रवण, प्रेम प्रपंच, उपदेश कुसुम, प्रेम पुष्पोपहार, उद्बोधन, प्रिय प्रवास, ऋतु मुकुर, पुष्प विनोद, विनोद वाटिका, चौखे चौपदे, चुभते चौपदे, पद्य प्रसून,
बोलचाल, रस कलश, फूल पत्ते, पारिजात, ग्राम गीत, वैदेही वनवास, हरिओद सतसई, मर्म स्पर्श आदि पद्य रचनाएं हैं जो इनकी उच्च कवि प्रतिभा की द्योतक हैं। इनमें से अधिकांश ग्रंथों में आपकी फुटकर कविताएं संकलित हैं जो विविध विषयों पर लिखी हुई कविताओं द्वारा तत्कालीन समाज एवं राष्ट्र की मनोवृत्ति व जन रुचि का परिचय देती हैं। इन संकलनों में कहीं कवि के हृदय में विद्यमान जाति सेवा, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा व साहित्य की भावनाएं हिलोरे लेती हैं, तो कहीं समाज सुधार की भावना के वशीभूत होकर कवि हृदय का आक्रोश व्यंग विनोद का आश्रय लेकर तत्कालीन राष्ट्र एवं समाज में फैली बुराइयों, कुरीतियों, दुर्बलताओं तथा कमियों के उद्घाटन की कोशिश दिखाई पड़ती है। निश्चय ही इन फुटकर कविताओं में कवि ने तत्कालीन समाज की दशा पर अत्यंत गंभीरता से विचार किया है और सामाजिक कुरीतियों, रूढ़िग्रस्त बुराइयों तथा परंपरागत अंधविश्वासों में लिप्त देशवासियों की दुर्बलताओं का पर्दाफाश करते हुए जनता को जागरूक एवं सावधान होकर उन्नति के पथ पर बढ़ने की प्रेरणा दी है। हरिओद ने 2 उच्च कोटि के प्रबंध काव्य लिखे हैं, प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास। ये दोनों प्रबंध काव्य महाकाव्य की कोटि में आते हैं। इनके अतिरिक्त इन्होंने पारिजात नामक एक महाकाव्य की रचना भी की है। हरिओद के महत्वपूर्ण काव्यों में बोलचाल नामक ग्रंथ भी है, जिसमें अथक परिश्रम करके कवि ने हिंदी के समस्त प्रचलित मुहावरों पर पद्य रचना की है। इस ग्रंथ में कवि ने बालों से लेकर तलवे तक समस्त शारीरिक अंगों, चेष्टाओं एवं व्यापारों से संबंधित विविध मुहावरों पर बोलचाल की खड़ी बोली हिंदी में लालित्य भरी व भावपूर्ण कविताएं रची हैं। इनका एक अन्य ग्रंथ रस कलश है, जिसकी रचना ब्रज भाषा में हुई। इसमें कवि ने श्रृंगार रस की अश्लीलता का निवारण करते हुए श्रृंगार रस की रसराज उपाधि को अक्षुण्ण बनाए रखने की कोशिश की है। इसमें सभी रस उदाहरण सहित निरूपित किए गए हैं, जो कि अत्यंत ही मार्मिक और चित्ताकर्षक बन पड़े हैं। इसके अतिरिक्त इसमें आधुनिक युग के अनुकूल नायिका भेद का वर्णन हुआ है, जो कवि की मौलिक उद्भावना शक्ति को उजागर करता है। इस प्रकार कवि के रूप में हरिओद की काव्य प्रतिभा, सूझबूझ, मौलिक उद्भावना शक्ति, शालीनता, जागरूकता और नए नए काव्य प्रयोगों की क्षमता की सर्वथा सराहना हुई है। कवि के अतिरिक्त हरिओद ने उपन्यासकार के रूप में भी ख्याति पाई है। इन्होंने 2 उपन्यास लिखे, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल। पहला उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ इन्होंने डॉक्टर ग्रियर्सन के अनुरोध पर लिखा था।
इस उपन्यास में हिंदू समाज की वैवाहिक समस्या का विवेचन करते हुए तत्कालीन भारतीय जीवन की सुंदर झांकी देखने को मिलती है। हालांकि इस उपन्यास में औपन्यासिक तत्वों का अभाव है, तथापि इसकी प्रधान विशेषता यह है कि इसमें बोलचाल की ठेठ हिंदी का सुंदर रूप दिखाई पड़ता है। इसमें सर्वत्र ही तद्भव शब्द प्रधान, सरल और सुबोध ठेठ हिंदी का प्रयोग किया गया है। इनका दूसरा उपन्यास अध खिला फूल एक सामाजिक उपन्यास है, जिसमें तत्कालीन विलासी जमींदारों की दुष्वृत्तियों का सजीव चित्रण किया गया है। नाटककार के रूप में भी हरिओध ने नाटक लेखन के प्रयास किए हैं। इनका रुक्मणी परिणय और प्रद्युम्न विजय नामक नाटक चर्चित रहे हैं। रुक्मणी परिणय की रचना संस्कृत की प्राचीन नाट्य शैली के आधार पर हुई है। इसके संवाद लंबे लंबे और अस्वाभाविक हैं और कविता के लिए ब्रजभाषा और गद्य के लिए खड़ी बोली हिंदी को इस नाटक में अपनाया गया है। दूसरा नाटक प्रद्युम्न विजय वस्तुतः एक व्यायोग है। संस्कृत नाट्यशास्त्र में व्यायोग 10 प्रकार के नाटकों में से एक होता है, जिसमें इतिवृत्त प्रख्यात होता है तथा प्रसिद्ध और उद्धत नायक का आश्रय लिया जाता है। इसी शास्त्रीय परंपरा का पालन करते हुए हरिओध ने व्यायोग लिखा। हालांकि नाट्य कला की दृष्टि से यह ग्रंथ साधारण ही कहा जा सकता है। हरिओध एक कुशल आलोचक भी हैं। उन्होंने अपने रस कलश नामक रीति ग्रंथ की बड़ी ही सारगर्भित भूमिका लिखी, जो आलोचना जगत में प्रौढ़ता, प्रांजलता और नवीन सूझबूझ की दृष्टि से बेजोड़ मानी जाती है। इसमें उन्होंने रस संबंधी मान्यताओं एवं धारणाओं का बड़ा ही प्रभावी विवेचन किया है तथा सभी रसों की अनुभूति एवं आनंदाभिव्यक्ति पर अत्यंत मार्मिक दृष्टि से विचार किया है। संपूर्ण भूमिका इनकी गवेषणात्मक आलोचना की परिचायक है। यही बात कबीर वचनावली की भूमिका में भी देखी जा सकती है। इसी प्रकार हरिओध ने बोल चाल नामक ग्रंथ की भी बड़ी विस्तृत भूमिका लिखी, जो लेखक के सृजनशीलता और आलोचनात्मक प्रतिभा की द्योतक है। इन भूमिकाओं के अतिरिक्त इन्होंने प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास आदि काव्यों की भी बड़ी ही व्याख्यात्मक और गवेषणात्मक आलोचनाएं लिखी हैं, जिनका अध्ययन करने पर इनकी आलोचना का चातुर्य और पांडित्य स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। हरिओध एक अनुवादक के रूप में भी साहित्य जगत में जाने जाते हैं। उन्होंने गद्य और पद्य दोनों में अनुवाद किए हैं। गद्य के अंतर्गत बेनिस का बांका, रिपवान विंकिल और नीति निबंध शामिल हैं और पद्य के अंतर्गत उपदेश कुसुम 3 भाग तथा विनोद वाटिका नामक ग्रंथों को देखा जा सकता है। सारतः हरिओध ने साहित्य के सभी अंगों का अपनी लेखनी से स्पर्श करते हुए उत्कृष्ट साहित्य साधना का मार्ग अपनाया। हालांकि ये कवि के रूप में अधिक ख्यात हैं,
बावजूद इसके आपके आलोचक, नाटककार रूप भी कम प्रभावी नहीं हैं। इन्होंने अपनी उर्वर प्रतिभा एवं मौलिक कल्पना शक्ति के सहारे जितनी मार्मिकता के साथ ब्रजभाषा में कविताएं लिखी, उतनी ही जीवंत खड़ी बोली की कविता भी की। पद्य और गद्य दोनों पर इनका असाधारण अधिकार था। इसी कारण पद्य की भांति ही खड़ी बोली के गद्य में भी इन्होंने परिष्कृत, प्रांजल और विशुद्ध भाषा शैली के प्रयोग किए। इन्होंने हिंदी में जहाँ जहाँ भी अभाव देखे, उसकी पूर्ति के लिए अनवरत प्रयास किए। इसी कारण इनका प्रयोगधर्मी रूप देखने को आता है। वे किसी एक मार्ग को प्रशस्त नहीं कर पाए, फिर भी इनके प्रयोग हिंदी भाषा और साहित्य की अनमोल निधि हैं, क्योंकि इनके आधार पर ही हिंदी के बाद का साहित्य निर्मित हुआ। इस प्रकार खड़ी बोली के निर्माता कवियों में हरिओद मूर्धन्य स्थान के अधिकारी हैं। धन्यवाद।